सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास जीपीएससी मेंस पेपर 5 की हो रही है, जिसमें हमने सेक्शन ए को शुरू किया है। आज के क्लास में हमने सेक्शन ए का चैप्टर 5 जो कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था से होगा उसको शुरू करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की विवेचना करें। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि आज़ादी से पहले भारत ब्रिटिश का उपनिवेश हुआ करता था, और ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास काफ़ी कम था, क्योंकि उन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करना है, यानी कि यहाँ से कच्चे माल का उत्पादन करके वे अपने देश ले जाते थे। और इस उपनिवेश को अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति करता और तैयार माल की बाजार के रूप में किया, यानी कि यहाँ से कच्चे माल को ले गया, उन्हें अपने देश में तैयार किया और उसको फिर से बेचने के लिए भारत के बाजार का प्रयोग किया। तो इसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए ब्रिटिशों ने भारत की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। और अगर अंग्रेजी काल में उद्योग का विकास जो हुआ है तो उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था, वो पूरी तरीके से अंग्रेज के द्वारा ही विकसित किया गया था। अब क्या आज़ादी मिल जाएगा हम लोग को, तो आज़ादी मिलने के बाद औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1947 में औद्योगिक सम्मेलन बुलाया गया, और इस सम्मेलन के सिफारिश के आधार पर ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच उद्योगों का परस्पर विभाजन भी किया गया था। 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में पहली बार औद्योगिक नीति पेश की गई। यानी आज़ादी के बाद 47 में पहली बार सम्मेलन बुलाया और 48 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में पहली औद्योगिक नीति पेश की गई। तो 1948 की औद्योगिक नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव डाली गई, जिसका मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला चीज़ कि उद्योग का स्पष्ट विभाजन किया गया। तो 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया। प्रथम श्रेणी में क्या आ जाएगा, तो सुरक्षा संबंधी उद्योग, जिसके नियंत्रण का एकाधिकार केंद्र सरकार को था, यानी कि सुरक्षा से संबंधित जो भी उपकरण होंगे, जो भी सामग्री होंगे, उनका निर्माण जो होगा वो प्रथम श्रेणी में आएगा, और इसका कंट्रोल पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। फिर द्वितीय श्रेणी का उद्योग, जिसमें कोयला आ जाएगा, लौह इस्पात, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, खनिज तेल, ये सारा चीज़ आ जाएगा हम लोग का द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा, और इसके नियंत्रण का अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र में सहकारी उपक्रम के तहत रखा गया था। फिर तृतीय श्रेणी आएगा, तो तृतीय श्रेणी में उपभोक्ता से संबंधित वस्तु को रखा गया, और इसमें राष्ट्र महत्व के 18 उद्योग शामिल किए गए, जिनके विकास का उत्तरदायित्व निजी संस्थानों को दिया गया था, लेकिन इस पर नियंत्रण जो होगा वो सरकार का ही होगा। तो इस प्रकार इस श्रेणी के उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया गया, यानी कि उत्पादन से संबंधित जो भी कार्य होगा वो निजी संस्थान के द्वारा किया जाएगा, उनका विकास से संबंधित सारा कार्य निजी संस्थान के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उस पर नियंत्रण सरकार रखेगी। यानी कि यहाँ पर पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र एक साथ आए हैं। अब चतुर्थ श्रेणी, तो पहला, दूसरा और तीसरा छोड़ के अब जो चीज़ बच गया वो चतुर्थ श्रेणी में डाल दिया गया। तो 3 श्रेणी में बाकी शेष उद्योगों को निजी क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र को दिया गया, जिसमें सरकारी नियंत्रण नहीं रखा गया। तो सबसे पहला चीज़ क्या हो गया कि 1948 में नया औद्योगिक नीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में लागू किया गया, जिसकी मुख्य विशेषता क्या थी, तो अलग अलग विशेषताएं। पहला क्या हो गया, उद्योगों का स्पष्ट विभाजन, जिसके तहत उद्योग को 4 श्रेणी में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में सुरक्षा संबंधी सामान को रखा गया, द्वितीय श्रेणी में कोयला वो सब को रखा गया, जैसे कोयला, लौह इस्पात, टेलीफोन, ये सब। तृतीय श्रेणी में क्या आ गया, तो उपभोक्ता से संबंधित वस्तुओं को रखा गया, और चतुर्थ श्रेणी में जो बाकी में बच गया उसको चतुर्थ श्रेणी में रख दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, तो विदेशी पूंजी को इसमें स्वीकार किया गया, लेकिन इस पर सरकार का नियंत्रण आवश्यक माना गया था। फिर तीसरा, औद्योगिक विकास के लिए श्रमिक और मिल मालिक के बीच पारस्परिक सुधार हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पारित किया गया। फिर चौथा पॉइंट की कराधान की नीति इस प्रकार हो कि व्यापार में अनुचित प्रतियोगिता को भी रोका जा सके। तो 1948 की औद्योगिक नीति के द्वारा मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव डाली गई थी, जिसकी विशेषता में क्या किया गया, उद्योग का स्पष्ट विभाजन किया गया, विदेशी पूंजी को स्वीकार किया गया, लेकिन उस पर नियंत्रण सरकार का आवश्यक माना गया था। फिर औद्योगिक विकास के लिए श्रमिक और मिल मालिक के बीच में स्थिति को सुधार करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को पारित किया गया, और कराधान की नीति को लागू किया गया ताकि व्यापार में अनुचित प्रतियोगिता को रोका जा सके। तो ये सब हो गया पहला औद्योगिक नीति की विशेषता। तो उपरोक्त नीति के कारण औद्योगिक विकास को काफ़ी बढ़ावा मिला। पहली बार भारत का अपना औद्योगिक नीति आया,
लेकिन 1954 में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के तहत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के उद्योग को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला और औद्योगिक विकास में बाधक काम कर रहा था। अगर लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं राजनेताओं का हस्तक्षेप इसमें होने लगेगा। लाइसेंस देने के लिए भी अलग अलग मांग कर सकते हैं, अलग अलग डिमांड कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं करप्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए फिर से 1956 में द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था कि पहले भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था और ब्रिटिश जो थे वे भारत को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते थे। ये यहाँ से कच्चे माल को अपने देश में ले जाके वहाँ पर प्रोडक्ट बनाते थे और फिर से उन्हें बाजार के रूप में भारत को ही प्रयोग करके यहीं पर बेचते थे। तो उस समय कहीं न कहीं उद्योग का विकास बहुत कम हुआ था। जो भी उद्योग का विकास हुआ था उसमें भारत सरकार का कोई भी योगदान नहीं था। फिर आज़ादी मिलता है। आज़ादी के बाद 1947 में औद्योगिक सम्मेलन बुलाया गया और इसी सम्मेलन के बाद 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में पहली बार औद्योगिक नीति पेश की गई। तो उस औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप भारत में औद्योगिक विकास को काफ़ी अधिक बढ़ावा मिला। लेकिन फिर से जब 1954 में लाइसेंसिंग नीति के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के उद्योग को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया तो परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, जिससे कि हमें नई औद्योगिक नीति की कमी की महसूस होने लगी। परिणाम स्वरूप 1956 में फिर से द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई। अब एक औद्योगिक नीति 1956 के उद्देश्य एवं विशेषताओं का उल्लेख कर यानी कि द्वितीय औद्योगिक नीति के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करना है। तो यह नीति द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय बनाई गई थी और इस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तीव्र औद्योगिक विकास करना था। सेकंड पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। 1956 की औद्योगिक नीति को निर्धारित करते समय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित तथ्यों को भी ध्यान में रखा गया था, जिससे कि आय का संकेंद्रण समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर हो ताकि क्षेत्रीय विषमता दूर हो सके। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस औद्योगिक नीति को पेश किया गया था, जिसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। यानी कि जब हम लोग को पहला औद्योगिक नीति के तहत द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और द्वितीय औद्योगिक नीति की मांग होने लगी। तो 1956 में फिर से द्वितीय औद्योगिक नीति आया, जिसमें संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी लक्ष्य हैं उनमें से उन्हीं लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जैसे कि धन का संकेंद्रण समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर होना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र विषमता दूर होगी। तो ये सारे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस नीति का निर्माण किया गया, जिसकी वजह से द्वितीय औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाने लगा। फिर है कि प्रथम औद्योगिक नीति का जो क्रियान्वयन आज़ादी के बाद किया गया उसमें सीमित औद्योगिक सफलता मिली थी और इसकी कई खामियां भी उजागर हुई थी। और इसी के आलोक में औद्योगिक नीति की मांग यानी कि द्वितीय औद्योगिक नीति की मांग उठने लगी और परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 1956 में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसकी विशेषता क्या है? अब यहाँ पे उद्योगों को 3 अनुसूची में विभक्त किया गया। सबसे पहले अनुसूची ए, जिसमें कि 17 उद्योग को रखा गया, जो कि पूरी तरीके से सार्वजनिक नियंत्रण में होगा। और इसके तहत अस्त्र शस्त्र हो गया, परमाणु ऊर्जा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, भारी मशीनरी उद्योग, कोयला, तेल, परिवहन, सोना, चांदी, ये सारा चीज़ को शामिल किया गया, जो कि अनुसूची ए में होगा और पूरी तरीके से सार्वजनिक नियंत्रण में होगा। फिर आता है अनुसूची बी। तो अनुसूची बी में 12 उद्योग को शामिल किया गया, जबकि अनुसूची ए में 17 उद्योग को शामिल किया गया। तो अनुसूची बी में वे सारे उद्योग जो कि मूलतः सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए, लेकिन इसमें निजी क्षेत्र को भी आने की छूट दी गई थी, जैसे कि एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, मशीन एवं औजार उद्योग, लोह निर्मित औजार उद्योग, आधारभूत वस्तुएं, रासायनिक खाद, ये सारे उद्योग को अनुसूची बी में रखा गया, जिसमें निजी क्षेत्र को आने की छूट दी गई थी। फिर अनुसूची सी आता है। तो इसमें निजी क्षेत्र को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई और सरकार ने निजी क्षेत्र को यह आश्वासन भी दिया कि इन उद्योग के विकास के लिए सरकार अपने अधोसंरचना को मजबूत बनाने का प्रयास करेगी। यानी कि द्वितीय औद्योगिक नीति के बाद 3 अनुसूची में बांट दिया गया। तो अनुसूची ए में 17 उद्योग को रखा गया और उसमें नियंत्रण पूरी तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा होगा। अनुसूची बी में 12 उद्योग को रखा गया, जिसमें निजी क्षेत्र को आने की अनुमति दिया गया, लेकिन नियंत्रण इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ही होगा। और अनुसूची सी में पूरी तरीके से निजी क्षेत्र के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। साथ ही साथ सरकार ने आश्वासन भी दिया कि वे उन उद्योगों को विकास करने के लिए आधारभूत अवसंरचना का भी बनाने का प्रयास करेगी। ये पॉइंट होगा। और दूसरा पॉइंट क्या था विशेषता में? तो निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र में आपसी निर्भरता रखा गया, जैसे कि अनुसूची सी में देखा गया। फिर है कि तीसरा पॉइंट कि निजी क्षेत्र को सरकार के द्वारा सहायता एवं उसका नियंत्रण। चौथा पॉइंट कि लघु उद्योगों के महत्व को भी इसमें स्वीकार किया गया।
5वां, क्षेत्र विषमता को दूर करने के लिए अनेक उद्योग की स्थापना का सुझाव दिया गया और इसी नीति एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के तहत दुर्गापुर, भिलाई और HEC जैसे कारखानों की स्थापना की गई। तो 1956 की औद्योगिक नीति ने देश के तीव्र औद्योगिक विकास में काफ़ी योगदान दिया और इस नीति के तहत उद्योगों के विकास को और अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग नीति के तहत जो बाधा पहुंच रही थी, इसकी जांच करने के लिए 1966 में हजारिया समिति बनाई गई और 1969 में दत्त समिति का गठन किया गया। तो जो भी हम लोग का पहला औद्योगिक नीति था उसके तहत लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उद्योगों को। तो उसकी जाँच करने के लिए 1966 में हजारिया समिति का गठन किया गया और 1969 में दत्त समिति का गठन किया गया। तो दत्त समिति की सिफारिश के आधार पर ही MRTP एक्ट लाया गया और इसके तहत बड़े औद्योगिक घराने के वर्चस्व को रोकने के लिए इनको कुछ सीमित क्षेत्रों में ही उद्योग लगाने का अधिकार दिया गया। अब अगला क्वेश्चन कि 1991 की नई औद्योगिक नीति की घोषणा क्यों हुई और नई औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करें। तो जैसे कि पता है हम लोग को कि विश्व में नवीन आर्थिक नीति के तहत LPG रिफॉर्म किया गया, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया गया, जिसके फलस्वरूप भारत में औद्योगिक विकास अवरुद्ध सा हो गया था क्योंकि भारत विश्व बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम सा साबित हो गया था क्योंकि भारत के पास आधुनिक तकनीक नहीं थे, उतनी बड़ी मात्रा में पूंजी नहीं थी और साथ ही साथ वे वस्तु को सस्ती दाम पे निर्माण भी नहीं कर पा रहे थे। परिणाम स्वरूप ये वैश्विक बाजार पर कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे और इसी स्थिति में भारतीय उद्योग भी समय के साथ परिवर्तन चाह रही थी क्योंकि देश का मुद्रा भंडार बिल्कुल खाली पड़ गया था 1991 से पहले। तो इसी स्थिति में IBRD, IMF देश की वित्तीय सहायता देने में विमुख भी हो रही थी, यानी कि ये लोग भी भारत को वित्तीय सहायता देना नहीं चाह रहे थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देश का कर्ज बढ़ता जा रहा था और सरकार को अपनी सोना भी जमा रखनी पड़ी, गिरवी रखनी पड़ी, यानी कि देश के समक्ष एकमात्र विकल्प बच गया था कि जो भी नई आर्थिक नीति के तहत है उसको अपनाया जाए और इसी नई आर्थिक नीति के तहत 24 जुलाई 1991 को नवीन औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए मजबूरी हो गया कि वे नवीन आर्थिक नीति को अपनाएंगे क्योंकि इनके पास बजट काफ़ी ख़राब था, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा। तो इसी औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नौकरशाही की चक्कर से मुक्त करना था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण को बढ़ावा मिल सके और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण किया जा सके एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिले, यानी कि FDI को भी बढ़ावा देने के बाद किया गया था। तो इस औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषता क्या क्या हो जाएगी। सबसे पहला जो लाइसेंस नीति था उसको उखाड़ फेंकना था। तो लाइसेंसिंग नीति का उन्मूलन, तो वर्तमान समय में केवल 4 उद्योग को छोड़कर सभी उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस की नीति को समाप्त कर दिया गया और ये 4 उद्योग क्या हो जाएंगे। तो अनुसूची 2 में जिसके बारे में बताया गया था जैसे कि माचिस उद्योग, गन पाउडर और सेफ्टी फ्यूज उद्योग, दूसरा खतरनाक रसायन, तीसरा तंबाकू के सिगार एवं सिगरेट तथा विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प और चौथा हो जाएगा हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण। तो यही 4 चीज़ों में हम लोग को लाइसेंस अनिवार्य किया गया है, बाकी चीज़ पे लाइसेंस अनिवार्य नहीं है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को सीमित किया गया और 1956 यानी कि द्वितीय उद्योग नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के तहत 17 उद्योग को, जो कि पहला अनुसूची में था, आरक्षित किया गया था, जबकि वर्तमान में 2 उद्योग सिर्फ और सिर्फ आरक्षित है। उसमें भी क्या, परमाणु ऊर्जा और दूसरा परमाणु ऊर्जा विभाग। स्मरण रहे कि रेलवे आरक्षित उद्योग में शामिल था, लेकिन वर्तमान दौर में रेलवे की बुनियादी संरचना निजी भागीदारी को मंजूरी प्रदान की गई, यानी कि रेलवे का PPP किया गया है। रेलवे गलियारा निर्माण, हाई स्पीड ट्रेन, यात्री डिब्बों का निर्माण, रेलवे विद्युतीकरण, सिग्नल प्रणाली, ये सारा चीज़ जो है ये निजी कंपनी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। कहते हैं ऐसे में रेलवे का परिचालन तो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा हो रहा है, लेकिन रेलवे का संचालन निजी क्षेत्र के द्वारा हो रहा है। ऐसे में रेलवे को आरक्षित उद्योग नहीं कहा जा सकता, यानी कि रेलवे फिलहाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है। अब MRTP एक्ट 1969 की समाप्ति। तो KC दास गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर 1970 में MRTP को लागू किया गया था और SBS राघवन कमेटी की सिफारिश पर 2000 में MRTP एक्ट को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह वर्ष 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था। तो MRTP एक्ट ये हो क्या गया, तो इसका फुल फॉर्म हो गया मोनोपोलिस्टिक एंड
रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जिसको 18 दिसंबर 1969 को भारत के संसद के द्वारा पारित किया गया था और 27 दिसंबर 1969 को राष्ट्रपति की सहमति के मिलने के बाद ये 1 जून 1970 से लागू हो गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि एकाधिकार को रोकना था और व्यापार में जो भी अनुचित प्रथा था उनको विनियमित करने के लिए बनाया गया था। इसके साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण को रोकना, एकाधिकार पर नियंत्रण रखना और एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं पर भी रोक लगाना था। और साथ ही साथ इसका और एक मकसद था क्या कि ये प्रतिस्पर्धा पैदा करे, लेकिन यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर उस समय पूरे भारत में लागू था और फाइनली 2000 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया 2003 में। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन 2003 में किया गया था और यह एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के स्थान लिया, यानी कि MRTP। अब आता तिवारी समिति। तो तिवारी समिति इसका गठन 1981 में किया गया था। इनकी सिफारिश के आधार पर 1985 में जो भी बीमार औद्योगिक कंपनी थे उनका अधिनियम पारित किया गया और 1987 में एक संवैधानिक संस्था के रूप में बीमार इकाइयों का पुनर्निर्माण करने के लिए BIFR का गठन किया गया। हालांकि वर्तमान में जो भी रुग्ण कंपनियां हैं उनके लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था और जो रुग्ण कंपनियों से संबंधित मामलों को देखता है। फिर सीमा शुल्क पर निरंतर छूट दी गई ताकि उदारीकरण को बल दिया जा सके। सार्वजनिक उपक्रम के लिए विनिवेश नीति अपनाई गई और इसके लिए 1992 में रंगराजन कमेटी का गठन किया गया। 96 में रामकृष्ण आयोग का गठन किया गया। 2001 में R.H. पाटिल आयोग का गठन हुआ और 1998 में अलग से विनिवेश मंत्रालय बनाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था तो सार्वजनिक उद्यम को मजबूत करना, कर्मचारी हितों की रक्षा करना और राष्ट्र आय में वृद्धि करना था। फिर 7वां हो गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI की सीमा को में छूट दी गई और भारत में अब मात्र 3 क्षेत्र में ही FDI प्रतिबंधित है। तो पहला परमाणु ऊर्जा, दूसरा लॉटरी और तीसरा जुआ और सट्टेबाजी। 8वां तो घरेलू उद्योगों को आधुनिकीकरण करने के लिए विदेशी तकनीक का आयात किया गया, क्योंकि बिना विदेशी तकनीक के भारत में जो भी घरेलू उद्योग थे उनका आधुनिकीकरण करना मुश्किल हो गया था। तो इन सारी विशेषताओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जो नई औद्योगिक नीति को देश में तीव्र औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहल माना गया, क्योंकि इसी नीति को अपनाने से लाइसेंसिंग राज प्रणाली से हो रही परेशानी को उद्योगपतियों को मुक्ति मिली और बस अभी मात्र 3-4 सेक्टर में ही लाइसेंस रह गया है। अनुसूची 2 में जो वर्णित था, जैसे कि माचिस, गन पाउडर, ये सब खतरनाक रसायन, तंबाकू के सिगरेट, ये सबसे निर्माण संबंधित उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण से संबंधित उद्योग में ही लाइसेंस की अनिवार्यता, बाकी सब में खत्म कर दिया गया और निजीकरण को अत्यधिक बढ़ावा मिला। इस प्रकार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई, जैसे कि यानी कि कुछ तो पॉजिटिव चीज़ है लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ भी आ गई। जैसे कि प्रथम औद्योगिक नीति विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए अत्यधिक प्रयास करती है, जिसके कारण पूंजीवाद को बढ़ावा मिला और भारत जैसे श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ी। दूसरा कि इसी उद्योग नीति के फलस्वरूप लघु उद्योगों के महत्व में निरंतर ह्रास देखा गया, क्योंकि बड़े पूंजीपति लाभदायक उद्योग पर ही ध्यान देते थे, क्योंकि जो भी विदेशी निवेश आते थे वे उनका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि वे लाभ कमाएं। तो ऐसी स्थिति में भी बड़े उद्योग पर ही नज़र डालते थे। परिणाम स्वरूप जो भी छोटे उद्योग थे उनका विकास बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था। नई औद्योगिक नीति से क्षेत्रीय विषमताएं भी बढ़ी, क्योंकि विदेशी कंपनियां वैसे स्थानों पर उद्योग स्थापना करना चाहती थी जहां पर उचित बाजार हो, उचित संसाधन हो। तो इसी स्थिति में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वे पिछड़ के रह जाते थे। तो उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि नई औद्योगिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक विकास के साथ साथ नकारात्मक सोच को भी बढ़ावा दिया। लेकिन औद्योगिक नीति की विशेषताओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि निस्संदेह देश में औद्योगिक विकास में भी नई औद्योगिक नीति काफ़ी कारगर रही, जिसका परिणाम रहा कि आज भारत अनेक औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है और विश्व बाजार में उद्योग के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है। साथ ही भारत में बहुत सारे उद्योग भारतीय के द्वारा स्थापित किए गए और वही उद्योग धीरे धीरे बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्वरूप लेने लगी है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं LPG रिफॉर्म के बाद भारत में कुछ सकारात्मक चीज़ें हुई है तो कुछ नकारात्मक चीज़ भी नज़र आई है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का मेक इन इंडिया अभियान क्या है, इस योजना के उद्देश्य तथा सफलता के कारकों को चिन्हित करें। तो निवेश को बढ़ावा देकर
औद्योगिक विकास की गति को तेज करने तथा देश को विनिर्माण हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को औपचारिक शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को की गई। तो मेक इन इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया कि औद्योगिक विकास की गति को तेज करना है, देश को विनिर्माण हब बनाना है, जिसको 2014 में नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू किया गया। तो मेक इन इंडिया का से क्या हो गया कि भारत में निर्मित वस्तु, यानी कि वे सारे वस्तु जो भारत में निर्मित होगा, यही क्या हो गया मेक इन इंडिया का मतलब हो गया। यानी कि ऐसे उत्पाद का निर्माण करना जिसका निर्यात किया जा सके। मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया से अलग नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। अंतर है तो यह है कि इसके माध्यम से विदेशी निवेशकों व भारतीय बाजार का लाभ उठाने वाली विदेशी कंपनियों का आह्वान किया गया है, और इसी के द्वारा भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों व विदेशों में निर्मित उत्पादों को भारत में बेचने वाली कंपनियों को भारत में ही उत्पादों के निर्माण करने को कहा गया। यानी कि विदेश में वस्तु का निर्माण करके जो भारत में बेच रहा है तो उसकी जगह बोला गया कि भारत में ही आइए, उद्योग लगाइए, सरकार भी उद्योग लगाने में आपकी मदद करेगी और अब भारत में वस्तु का निर्माण करके भारत में ही उन्हें बेचे। ऐसे में क्या होगा कि अगर वे आके भारत में उद्योग लगाएंगे तो वे उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि वहाँ यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी जैसे समस्या का हल होगा। इसके लिए अनेक अनुकूल व्यावसायिक माहौल सृजित किया जाएगा। यानी कि मेक इन इंडिया में नई प्रक्रियाएं, नई संरचना, नया क्षेत्र व नजरिए में भी परिवर्तन पर बल दिया गया। अब सरकार केवल परमिट देने वाला प्राधिकार बनकर नहीं रहेगी, वरन निवेशकों को विनिर्माताओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य भी करेगी तथा उनकी सफलता में सक्रिय साझेदारी निभाएगी। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि मेक इन इंडिया अभियान शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करके देश को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाना है, कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्माण करना है। इसका मुख्य उद्देश्य वाहन उद्योग, रसायन उद्योग, बंदरगाह उड्डयन, चमड़ा, IT, वस्त्र उद्योग, ऊर्जा, ऑटो उपकरण जैसे प्रमुख क्षेत्र में रोजगार सृजन व कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही जो नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषता हासिल कर चुके हैं कुछ घरेलू कंपनी पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वर्तमान में देश का GDP में विनिर्माण उद्योग का योगदान लगभग 15% है, जिसको बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया था और इसके द्वारा अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करना है, क्योंकि अगर विदेशी कंपनी आगे भारत में बसेंगे तो कहीं ना कहीं वे वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। तो ये सारा मुख्य उद्देश्य हो गया मेक इन इंडिया कार्यक्रम का। और भारत सरकार ने जिस मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किया है उसके सफल होने की गुंजाइश भी प्रबल है, क्योंकि मेक इन इंडिया को सफल बनाने वाले कई कारक भारत में मौजूद हैं। आज दुनिया भर की औद्योगिक और व्यावसायिक कंपनी के एजेंडे भारत की साख बढ़ा रही है और स्थिति यह है कि भारत के कंपनियों को शामिल किए बिना विश्व उद्योग की तरक्की की कल्पना अधूरी हो गई है। अगले 2 से 3 दशक में जनसंख्या वृद्धि उद्योगिक अनुकूल रहेगी, यानी कि अन्य देशों के मुकाबले यहाँ जनशक्ति पर कम लागत आती है, इजीली यहाँ पे श्रम मिल जाते हैं। भारत के पास विशाल शहरी और ग्रामीण बाजार हैं, जो कि दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग भी है। तो भारत के पास सॉफ्टवेयर, BPO, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और धातु क्षेत्र में दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी है और इसकी सफलता की संभावना भी है, क्योंकि भारत में क्रय क्षमता लगातार बढ़ रही है, परचेजिंग पावर कंटिन्यू बढ़ रहा है और क्रय शक्ति क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर वर्ष 2011 में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया था। मेक इन इंडिया क्रियान्वयन हेतु उपायों की घोषणा की गई। तो ये हो गया हम लोग का मेक इन इंडिया अभियान क्या था और भारत में इसके सफलता के लिए क्या क्या लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए कौन से कदम उठाए हैं, इसका उल्लेख करें। साथ ही मेक इन इंडिया अभियान के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ और इससे होने वाले लाभों को भी रेखांकित करें। यानी कि यहाँ पे हम लोग को इससे जो भी चुनौती होगा और जो भी लाभ होगा दोनों के बारे में बात करना है। तो 25 सितंबर 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया की शुरुआत किया गया, लेकिन इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी परंपरागत औद्योगिक नीति था उसका सहारा नहीं लिया जा सकता था। ऐसे में सरकार ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए और जिसके माध्यम से इस अभियान का उचित क्रियान्वयन किया जा सके। जैसे कि सरकार ने विशेष सुविधा केंद्र स्थापित किया और विनियामक एवं नीतिगत मुद्दों को भी सही पहलुओं पर निवेशकों के लिए मार्गदर्शन का पहला केंद्र होगा और साथ ही साथ यह केंद्र जो होगा उन विनियामकों को
अनुमति दिलाने में मदद करेगा। दूसरा, केंद्र सरकार की सभी सेवाएं 31 दिसंबर 2014 तक ई-बीज एकल खिड़की ऑनलाइन पोर्टल के साथ समन्वित की जाएगी, जहां 24x7 आधार पर सेवाएं उपलब्ध होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि निवेश प्रस्तावों को सुरक्षा अनुमति 3 महीने के भीतर प्रदान किया जाएगा और निवेशक सुविधा केंद्र विदेशी निवेशकों को भारत में आगमन से लेकर उनके प्रस्थान के समय तक सहायता प्रदान करेगी। रक्षा सामग्रियों की बड़ी संख्या में लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया और औद्योगिक लाइसेंस की वैधता बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया। फिर कि जो पर्यावरण अनुमोदन है उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया और सभी रिटर्न समन्वित फॉर्म अब ऑनलाइन फाइल के द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। तो काफ़ी सुविधा प्रदान किया गया जिससे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। लेकिन इसके लिए कई चुनौती भी आ गई। तो चुनौती क्या क्या हो गया, जैसे कि भारत में आधारभूत अवसंरचना का अभाव देखा गया है और मेक इन इंडिया के रास्ते में जो कि सबसे महत्वपूर्ण बाधा बन के आ गया, क्योंकि भारत में सड़क, रेल परिवहन और अपर्याप्त बंदरगाह, मतलब बोलने का है क्या कि यहाँ पे आधारभूत अवसंरचना का अभाव है। इनकी गुणवत्ता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं होने के चलते परिवहन लागत भी बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ भारत में ऊर्जा की समस्या भी बहुत विकट है और इससे निवेश में रुकावट पैदा होती है। कोई भी विदेशी व्यक्ति तभी निवेश करना चाहेगा जब उसे सारी सुविधा प्रदान की जाएगी, लेकिन आधारभूत अवसंरचना का अभाव देखा जाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी उद्योग के लिए, क्योंकि सड़क मार्ग के जरिए ही कच्चे माल आते हैं और उत्पादों को बाजार ले जाया जाता है। लेकिन अगर वही सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उत्पादन और बाजार में बेचने में काफ़ी समस्या आएगी, लागत में काफ़ी वृद्धि होगी। वैश्विक निवेश भारत में जटिल नियमों एवं नौकरशाही के लाल फीताशाही को निवेशकों से संबंधित निर्णय को विलंबित करने के लिए आलोचना करती है, यानी कि काफ़ी इन्हें पेपर वर्क करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है और यानी भारत में निर्णय प्रक्रिया प्रभावपूर्ण नहीं है, जो मेक इन इंडिया में रुकावट पैदा करेगा। फिर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय नहीं होगा, यानी कि हो सकता है कि केंद्र के द्वारा जो नीति बनाएगा वो राज्य के द्वारा सहमति नहीं दिया गया हो। कर व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत थी और भारत में आज भी प्रत्येक क्षेत्र में महसूस की जा रही है ताकि कर की दर एक समान एवं सरल हो सके। श्रम कानून में सुधार, यानी कि वर्तमान समय में भी बहुत सारे श्रम कानून कठोर नियम से बंधे हुए हैं, जिसके चलते भारत में निवेशक आना नहीं चाहते हैं। स्पष्ट भूमि अधिग्रहण नीति का नहीं होना। फिर भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की लगातार तुलना चीन के अभियान मेक इन चाइना से किया जा रहा है, जो कि वर्तमान विनिर्माण क्षेत्र में चीन का वर्चस्व है। तो ये सारा चुनौतियाँ हो गया जो कि भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सही तरीके से सफल करने में आ रही थी। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा भारत सरकार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, आयात भार को कम करना, रोजगार सृजन करना जैसे उपायों पर कार्य कर रही है। और मेक इन इंडिया के संभावित लाभ भी क्या है, तो अगर विदेशी निवेशक आएंगे तो देश में रोजगार के अवसर वृद्धि होंगे, विनिर्माण उत्पाद के आयात की मात्रा में बड़े पैमाने पर कमी आएगी, दीर्घकाल में भारत में निर्यात संगठनों की विविधता बढ़ेगी और इससे विनिर्माण उत्पादों की बहुलता शामिल होगी। देश में विश्व की नवीनतम प्रौद्योगिकी का आगमन होगा, नई तकनीकी का आगमन होगा, जिससे कि उत्पादन में भी वृद्धि होगा। कुछ देश के साथ जो हमारा व्यापारिक सहयोग है उसे घरेलू विनियोग कंपनियां काम करने में मदद करेंगे। ये सारा हो गया हम लोग का मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो भी संभावित लाभ थे। और इसी के साथ हम लोग का 5वां चैप्टर जो कि उद्योग से संबंधित था ये कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने प्रथम औद्योगिक नीति से लेकर मेक इन इंडिया कार्यक्रम तक के सारे सवालों को कर लिया। जो भी क्वेश्चन बनना रहेगा इसी से मिला जुला के बनाया जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।